शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म हो चुका। उस शंघाई ताउन तंजीम का जिसका 27 साल बाद इजलास होने को हम बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं, यकीनन बड़ी चीज है, लेकिन इस पर शुक्रिया रूस का और शुक्रिया सबसे ज्यादा चीन का, जिन्होंने आपका वेन्यू तब्दील नहीं होने दी। बरखत का नवाज शरीफ से मुलाकात करना और नवाज शरीफ के अंदर न जुर्रत न हौसला, वो एक ऐसी बेईमान बिल्ली की तरीके से मुंह छुपा के बैठा रहा और उसको कह दिया कि कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड कर दो, और वो रिकॉर्ड में ये थी, भाई मोदी को कहना मैं तो तुम्हारे साथ था और तुम्हारा इंतजार करता रहा लेकिन तुम नहीं आए, लेकिन फिक्र ना करो, तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं तो हसीना वाजिद हूं, मुझे यहाँ निकालेंगे तो मैं भी हसीना वाजिद बन के एक कपड़ा मुंह पे डाल के आ जाऊंगी। चाइना से रिलेटेड जो मामला थे वो पिछले मामला डिस्कस करके चाइना का बड़ापन उसने CPEC फेज 2 के अंदर सिर्फ इतना ही कहा, हम आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर एडवांसमेंट पे बात करेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पे बात करेंगे, फायर एंड रेस्क्यू व्हीकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने इनपुट दे दी। अच्छा, गवादर भी उन्होंने बनाया, $62 बिलियन में से काफी बिलियन डॉलर दिए, 25.4 बिलियन डॉलर खाली गवादर पे हुआ। हैरान कुन बात यह है कि हम उसका इफ्तिताह भी जो है वो ऑन साइड जाके नहीं करवा सके। ये हमारा हाल है और हमने वर्चुअल इफ्तिताह किया, ये हमारी सिक्योरिटी है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, जब सब कुछ ही चाइना देगा तो एक बड़ा ही छोटा सा सवाल है, इतना कुछ देगा तो एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टर भी दे, इतना कुछ जो दे रहा है तो एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टर दे दे, एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टर दे। एंड दैट इज, और आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट कटिंग अ जोक, बिलीव इन मी, हमारे पास इस पूरे निजाम को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड है, यानी वेस्टर्नाइज नहीं कहेंगे, है तो गंदे शलवार कमीज वाली ब्यूरोक्रेसी, लेकिन पॉइंट ये है कि इसका पुराना जहन है, लेकिन जाना कहां चाहते हैं, अपने बच्चों को आईवी लीग्स में भेजना चाहते हैं और मगरब गुलाम जहनियत, ये दुरुस्त बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं द वाइट मैनिफेस्टो। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म हो चुका। उस शंघाई ताउन तंजीम का जिसका 27 साल बाद इजलास होने को हम बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं, यकीनन बड़ी चीज है, लेकिन इस पर शुक्रिया रूस का और शुक्रिया सबसे ज्यादा चीन का, जिन्होंने आपका वेन्यू तब्दील नहीं होने दिया। पाकिस्तान की तैयारी यकीनन नहीं थी, ना कॉन्फ्रेंस के मामलात में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ्रेंस की कैसे जाती है, सब लाइन्स में कौन कौन सी मीटिंग्स होनी चाहिए थी, कौन कौन से मुद्दे छिड़ने चाहिए थे, गिलगित बल्तिस्तान की बात कैसे करनी थी, आजाद कश्मीर की बात कैसे करनी थी, SCO के ऊपर जो है वो नैरेटिव बिल्ड जो किया जा रहा है कि एंटी वेस्ट अलायंस है, इसके ऊपर जो है वो बादल जो छटवाने थे उस पर कैसे बात करनी थी, बायलैटरल ट्रेड बेहतर हो, दरमियान में हमारा मुंसिफ या आर्बिट्रेटर जो है वो इंडिया के साथ बैठकर क्या बात करता, यानी उसके दरमियान में हमारी आर्बिट्रेशन कौन करता, इस पर बात होनी थी। मल्टीलैटरल गुफ्तगू के अंदर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि फॉर्म 47 का वजीर आजम है, उसने और यानी आप यूं समझ लें कि आपका जो अब वजीर खजाना कह लें या जो क्या नाम रखा हुआ है, इसको फॉरेन मिनिस्टर अब कह रहे हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी इसहाक डार, इससे ज्यादा एक आदमी का कम इल्म होना और इतना ज्यादा नाइव होना और इतना ज्यादा बैनुल अक़वामी मामलात और ताल्लुकात में कमजोर होना, ये अपने आप को एक्सपोज किया और समझ आ गई कि ये क्या किया। उसके अलावा बरखत का नवाज शरीफ से मुलाकात करना और नवाज शरीफ के अंदर न जुर्रत न हौसला, वो एक ऐसी बेईमान बिल्ली की तरीके से मुंह छुपा के बैठा रहा और उसको कह दिया कि कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड कर दो, और वो रिकॉर्ड में ये थी कि भाई मोदी को कहना मैं तो तुम्हारे साथ था और तुम्हारा इंतजार करता रहा लेकिन तुम नहीं आए, लेकिन फिक्र ना करो, तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं तो हसीना वाजिद हूं, मुझे यहां निकालेंगे तो मैं भी हसीना वाजिद बन के एक कपड़ा मुंह पे डाल के आ जाऊंगी। सो वो ऐसा ही मामला बना रहा। हमने इसमें से गेन क्या किया, क्या लिया, खाया पिया कुछ नहीं, या कुछ खाया और बहुत कुछ खाया, और सरीना भी के ठेके भी गए होंगे,
پی سی کے ٹھیکے بھی گئے ہوں گے, بہت پیسہ کھایا ہوگا, بہت. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ کس کو دیا تھا؟ یہ شہباز شریف کے پیچھے کا جو انٹیریئر جس نے کیا تھا, اتنا گندا انٹیریئر, اس کے بھی 5 سے 6 کروڑ روپے کا ٹھیکہ کسی تگڑے بیوروکریٹ کی بیگم نے لیا ہوگا یا کسی نے لیا ہوگا. یہ جس نے بھی لیا, اتنا گندا انٹیریئر, ان کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ کانفرنسز کیسے کرواتے ہیں. بہرحال اس کے آگے میں عرض کروں گا کہ کیا معاملات تھے. چائنا سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ پچھلے معاملات ڈسکس کر کے چائنا کا بڑا پن اس نے سی پیک فیز 2 کے اندر صرف اتنا ہی کہا کہ ہم آگے چل کے انفراسٹرکچر اور ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ پہ بات کریں گے, کرنسی سویپ ایگریمنٹ کے اوپر بات کریں گے, سیکورٹی کوآپریشن پہ بات کریں گے, فائر اینڈ ریسکیو وہیکل پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے ان پٹ دے دی. اچھا, گوادر بھی انہوں نے بنایا, $62 بلین میں سے کافی $1 بلین دیے, 25.4 بلین ڈالر خالی گوادر پہ ہوا. حیران کن بات یہ ہے کہ ہم اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ آن سائٹ جا کے نہیں کروا سکے. یہ ہمارا حال ہے اور ہم نے ورچوئل افتتاح کیا. یہ ہماری سیکیورٹی ہے, اس کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے. اس پہ شرمندہ یہ ہوں کہ ہر چیز چائنا کی طرف ایک ہی ٹائپ سے آتی رہی اور سنگل ہینڈڈلی آتی رہی. اور اس میں انہوں نے کیا کیا, سیکیورٹی کوآپریشن کی مد میں فوکس آن کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر انہوں نے بات کی اور انہوں نے پرووائڈ کیا ہے, دے چکے, یعنی 6 بلٹ پروف وہیکلز. یعنی چائنا کہاں تک جانا چاہتا ہے اور وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ جتنی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اپنی خراب تو نہیں کرے گا, گوادر جانے تو نہیں دے گا. اچھا, 6 بلٹ پروف وہیکلز دیے جی, ٹیلی ویژن کو پروڈکشن ایگریمنٹ کے اوپر, پروموٹ کلچر ایکسچینج کے اوپر پیسہ لگائے گا, فائر اینڈ ریسکیو وہیکل پروجیکٹس کے اوپر بات کرے گا. 9 فائر ٹرکس دیے, 19 فائر ٹرکس دیے جی, اور اس کے بعد ریسکیو وہیکلز دیے. یہ بھی پاکستان کے پاس آف کورس نہیں تھی. یعنی اندازہ کریں کہ ان کے لوگوں کو ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو ان کو ریسکیو کی بھی بسیں دینی پڑی. یعنی جو کچھ, آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ان کے ٹرکس آتے تھے تو سکل لیبر بھی ان کی اپنی ہوتی تھی اور آدھے ٹرک میں مال ہوتا تھا, آدھے ٹرک پہ وہ اپنا ڈیزل یا پیٹرول لے کر آتے تھے. یہ حال ہے پاکستان کا. ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور لائیولیہڈ کوآپریشن کے اوپر دے ہیو فوکسڈ آن دا سروسز. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسمارٹ کلاس روم بنا رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے بیٹھ کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے آپ کو تیار کریں گے. اور اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر بھی MOU کر کے گئے. اور یہ چائنا, ہیٹس آف ٹو چائنا, انہوں نے کہا کہ جوائنٹ لیبارٹریز اینڈ فلڈ میٹیگیشن کے اوپر بھی بات کی ہے, یہ بھی چائنا دے گا. اچھا, جب سب کچھ ہی چائنا دے گا سو ایک بڑا ہی چھوٹا سا سوال ہے, اتنا کچھ دے گا تو ایک چھوٹا سا پرائم منسٹر بھی دے دے. اتنا کچھ جو دے رہا ہے تو ایک چھوٹا سا پرائم منسٹر دے دے, ایک چھوٹا سا پرائم منسٹر دے دے. اینڈ دیٹ از, اور آئی ایم ناٹ کٹنگ اے جوک, بلیو ان می, ہمارے پاس اس پورے نظام کو چلانے کے لیے بیوروکریسی بھی نہیں. ہماری بیوروکریسی بالکل ویسٹرنائزڈ ہے, یعنی ویسٹرنائز نہیں کہیں گے, ہے تو گندے شلوار قمیض والی بیوروکریسی, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا پرانا ذہن ہے. لیکن جانا کہاں جاتے ہیں, اپنے بچوں کو آئیوی لیگز میں بھیجنا چاہتے ہیں, اور مغرب غلام ذہنیت ہے. ہاں, یہ درست بات ہے, مغرب غلام ذہنیت ہے, وہ چائنا کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے, لیکن صرف ان کو ان کا پیسہ اور یہ باقی چیزوں سے لینا دینا ہے. ہاں, جو امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتائی, IPPs کا میٹر جو انہوں نے سالو نہیں کیا, اس کا میں بتاتا رہتا ہوں. 533 ارب روپے میں بنتا ہے جو IPPs کا بل ہے. بلین ڈالرز میں $15.4 بلین بنتا ہے. اس کی ریسٹرکچرنگ انہوں نے نہیں کی, اس پر وہ سوچیں گے IPPs کے میٹر پہ. یہ ہے جو پازیٹیو چیزیں ہیں. یہ بھی انہوں نے سولوشن لے کر آئے تھے, انہوں نے دیے نہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں. یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ قرضے ہنسنا لیتے ہیں اور ہنس کے دکھا دیتے ہیں. اس کے اوپر میں اور مزید بات نہیں کرنا چاہتا. رشیا کا میٹر بھی انٹرسٹنگ ہے جی. رشیا نے بہت اچھی بات کی, لیکن جو بہت بری بات تھی اس میں یہ تھا کہ علیم خان جی وہ ڈیلیگیشن لے کر آیا 70 چیف ایگزیکٹوز کا. علیم خان وہ آدمی جس نے, جو لوگ آرٹیفیشل دریا بنا رہے ہیں, آرٹیفیشل زراعت کھول رہے ہیں, UAE سے لے کے سعودیہ کے اندر جو ہے وہ یعنی
फूड इनसिक्योर ना हो जाए, तो वो गंदम लगा रहे हैं, अपना इंतजाम कर रहे हैं और उन सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि उस वफ्त के लिए उनके जो 77 के करीब लोग आए थे, उनके अगेंस्ट में अलीम खान 70 चीफ एग्जीक्यूटिव्स को लेकर गया होगा। तो आप जरा सोचिए कौन से होंगे? लैंड माफिया होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने दरिया को खत्म करें, यानी अलीम खान वो आदमी जिसने दरिया के अंदर सोसाइटी बना रहा है और उसको रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रहे हैं। यह आदमी हमारे लिए प्राइवेटाइजेशन करेगा, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी कम करेगा और रशियंस को कौन से वायबल एरियाज बिजनेस के बताएगा कि वो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क के भाई इसको क्यों भेजा। बहरहाल जो अच्छी बात है, उनकी तकरीबन जो है रशियन साइड से उनके तकरीबन 100 कंपनीज और प्लेटनोव व्लादिमीर ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ द मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तशरीफ लाए। और सबसे अच्छी बात जो साइडलाइंस पर बात हुई, सिग्नेचर हुए हैं जी। आई वुड से इट्स अ हिस्टोरिक बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट, इट्स अ हिस्टोरिक बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने बात की। अच्छा, क्योंकि रशिया का आप जानते हैं जंग है और मामलात हैं, अब हम उनसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि रुपए का लेन देन नहीं है तो बार्टर ट्रेड होगा। बार्टर ट्रेड यानी जिन्स के बदले जिन्स, अजनास के बदले अजनास होगा। सो इसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसमें जो चना होता है, चिक पीस उसको कहते हैं, चावल हो गए, इसके अंदर मंडेरियंस हो गए, पोटैटोस हो गए, रेड लेंटल्स यानी जो दालें हैं मुख्तलिफ, लाल दाल, मूंग वगैरह, ये इसकी डिमांड आई है। और उन्होंने और भी जो है उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, इस पर बात हुई। मजीद बरह की बहुत ही शानदार बात जो मैं आपको सामने अर्ज करना चाहता हूं, उनके कुछ नाम मैंने याद तो किए थे लेकिन वो रशियन में तो मैं भूल गया थोड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईटी के अंदर रशिया बहुत तरक्की कर गया। सिमिलर टू द वीचैट, सिमिलर टू द उनका अपना सिस्टम, जैसे चाइना का अब अनहैकेबल सिस्टम हो गया, कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना व्हाट्सएप वगैरह, गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह से हट गया है, अब उसके अपना सिस्टम बन गया और वो दुनिया से अब कट गए और उन्होंने आईटी के अंदर बहुत महारत ले ली है, अपना सिस्टम डेवलप कर लिया। और ये वो सिस्टम था जिसका मैं मुसलसल कहता रहा, पाकिस्तानियों सीख लो, ड्रोन हमले हो रहे हैं और तुम अपना सैटेलाइट चाइना से सीख कर अपना बना लोगे तो ड्रोन खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा। लेकिन रशिया की एमुनेशन एंड वेपनरी और न्यूक्लियर के ऊपर जो उनकी ग्रिप और कमांड और अथॉरिटी है, उससे आगे आईटी के ऊपर भी बहुत काम है। उन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और आईटी सेंटर्स का जो फैलाव है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। व्हाट एन एग्रीमेंट, एक्सेलेंट। अब मतलब आप ये समझ लें, ये भी अगेन चाइना का और रशिया का दोनों का डिसीजन मैं बहुत ज्यादा सराहता हूं, ये उन्होंने किया। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया जी इसके ऊपर। दूसरा जो है वो सऊदी अरेबिया के जो मामला थे वो पुराने थे। सऊदी अरेबिया को इन एनी केस पाकिस्तान के मामलात के साथ चलना पड़ेगा। एक एजेंडा जो पूरे भारत में खेला जा रहा है और जयशंकर के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ, वो मैं किसी और बात में और किसी और गुफ्तगू के ऊपर डिस्कस करूंगा। जयशंकर जिस तरीके से चाह रहे थे कि पाकिस्तान की वो यहां से इज्जत को नीलाम करके जाए, वैसा नहीं हो सका जो वो चाहते थे। वजह यह है कि डोमिनेंस ऑफ रशिया एंड चाइना यहां पर देखी गई और फिर बेलारूस का आना। और बेलारूस को ऊपर आपको बता दूं कि बिलियन ऑफ द डॉलर की ट्रेड चाइना से हो रही है और जितने भी हैं नेटो का मुकाबला अगर मैं एससीओ करूं तो नेटो ममालिक कमजोर हो रहे हैं और एससीओ मजबूत होता चला जा रहा है। इसमें जो है बहुत सारी और ऑब्जेक्टिव भी थे। वेस्ट को इंडिया ये कन्फाइन करके एक बयानिया बना रहा है, एक रॉटेक बना रहा है और वो ये है कि जो नैरेटिव उसने बिल्ड करके दिया है कि दिस इज अ एंटी वेस्ट एजेंडा। एससीओ किसी सूरत भी एंटी वेस्ट एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, वो रीजनल सिक्योरिटी। आपको 2001 से बता दूं कि 2001 में सिर्फ एजेंडा इस रीजन की साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर मामला थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर वो इकोनॉमिक कॉपरेशन पे चले गए, रीजनल सिक्योरिटी पे भी चले गए और फिर अब बढ़कर प्रमोटिंग
कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर भी बात आ गई। ऑफ कोर्स अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऊपर मामला है, इसके ऊपर मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि हम जब डीडॉलराइजेशन पे बात करते हैं हम इतनी ज्यादा वो बात ना करें। डीडॉलराइजेशन बड़ा सब्जेक्ट है, वो ब्रिक्स का सब्जेक्ट है, वो जब होगा सो होगा, लेकिन हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के ऊपर जब बात करनी है तो हम इसको इस तरह समझ लें कि ये कंपैटिबल और फाइनेंशियल कर्टसीज हैं कि भाई जो मुल्क जिसमें कर सकता है उसमें आसानी के साथ कर ले। डॉलर की मांग को कम किया जाए, इससे बाकी अजनास के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर और बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर और फिर मुल्क की मईशत और रिजर्व्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। चुनांचे इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आखिर के ऊपर मैं सिर्फ आपको यानी प्रेसिडेंट शी की समिट के बारे में और पुतिन साहब की इस समिट के बारे में कंक्लूसिव स्टेटमेंट बताता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि शंघाई ताउन तंजीम वाकई एक मजबूत ताउन की तरफ बढ़ रही है। यानी हाँ, पूरी दुनिया मानेगी एक वक्त आएगा कि ये किस डायरेक्शन पे खड़े थे, ये राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े थे या रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े थे। सो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सेज it is of vital importance to the world that the SCO be on the right side of the history and on the side of fairness and justice। ये जुमला प्रेसिडेंट शी का है जो समिट के लिए उन्होंने बोला, और दूसरा जो पुतिन साहब का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मल्टीपोलर वर्ल्ड हैज बिकम अ रियलिटी, और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को इट शुड बी ग्लोबल, मल्टीपोलर वर्ल्ड को ग्लोबल होना है। यूनिपोलैरिटी यानी सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाकमियत और सारी हाकमियत का टोटल मरकज अमेरिका से हटकर अब साउथ ईस्ट एशिया और मुख्तलिफ रीजन्स को मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी डिवाइड होना है। अब उसमें ओपेक हो, ओपेक प्लस हो, उसके अंदर जो है पेट्रो डॉलर अपना डिसीजन ले सकते हैं, और उसके बाद आने वाले वक्त में मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया किस तरह लेकर जाता है, और इसके अंदर जो इंडिया अपना हिपोक्रेटिक रोल अदा ना करे तो साउथ ईस्ट एशिया बहुत तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। और हमें यह समझाना होगा कि दिस इज नॉट एट ऑल एंटी वेस्टर्न नैरेटिव, बल्कि इट्स ऑल अबाउट कॉपरेशन, कॉपरेशन एंड कॉपरेशन। ये इसके ऊपर यकीनी तौर पे शंघाई कॉपरेशन एक पॉजिटिव मार्क छोड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान क्या करेगा इससे अगले व्लॉग में मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान ने टेक्निकली खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12।